नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए हिस्ट्री की लगातार क्लास जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य। यह जो टॉपिक आपका है पीईटी 2022 के सिलेबस में दिया गया है। तो आज से हम मुगल साम्राज्य के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो में आपका टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यह हमारा पहला वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देख लेते हैं कि आज के इस पार्ट 1 में मुगल साम्राज्य के हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोदी वंश। लोदी वंश का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी 1526 में। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लोदी वंश के शासक को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसी युद्ध से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना भी होती है भारत में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और इसी युद्ध में जो है बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना भी कर दी जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो उस समय लोदी वंश का शासन चल रहा था। तो उस समय राजा था कौन? लोदी वंश का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य यह पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से पराजय होती है। और इस युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था, इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये दोनों प्रश्न आपके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति, इसको हम तुलगुमा नीति को तुलगुमा युद्ध पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम बार किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का जो प्रयोग है सर्वप्रथम बार किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इस युद्ध नीति का, तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। तथा बाबर के द्वारा सर्वप्रथम बार तोपों का इस्तेमाल भी इसी में किया गया था। तथा बाबर के 2 तोपची इसमें कौन थे? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां बाबर के 2 तोपची थे इसी युद्ध में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो बाबर को कलंदर की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद दी गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो है बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की जो निर्माण है यह शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। आपको पता होगा बीच में कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य का जो शासन था वह हट जाता है। जब हुमायूं का शासन होता है ना, जब हुमायूं सत्ता पर बैठता है बाबर के बाद, जब हुमायूं सत्ता पर बैठता है तो हुमायूं और शेर शाह के मध्य कुछ युद्ध होते हैं जिनमें शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर जो है अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो कुछ समय के लिए भारत पर शेर शाह सूरी भी शासन करता है। 1540 से लेकर लगभग 1545 तक शेर शाह सूरी का शासन रहता है। तो इस समय तक हुमायूं जो है कहीं छिपा रहता है। बाद में युद्ध होता है जिसमें बाद में आपका युद्ध होता है, एक सरहिंद का युद्ध होता है। उसी सरहिंद के युद्ध में बाबर जीत जाता है और पुनः जो है बाबर
पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता। तो कुछ समय के लिए जो है शेरशाह सूरी भी शासन करता है दिल्ली पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना। तो इसी शेरशाह सूरी के द्वारा ही जो है ग्रैंड ट्रंक रोड की जो है निर्माण भारत में की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, गुजरात विजय की याद में जो है अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की याद में अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, गुजरात विजय की याद में जो है अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। कहाँ पर यह बुलंद दरवाज़ा है? तो आपको फतेहपुर सीकरी में मिलेगा बुलंद दरवाज़ा। मैंने युद्ध आपको नहीं बताए हैं जो बाबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़े गए थे। कुछ युद्ध जो बाबर का नाम आ जा रहा है यहाँ पे। कुछ युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़े गए थे, मैं आपको बता देता हूँ, आपसे डायरेक्टली ये पूछे जा सकते हैं। तो पहला युद्ध आप याद रखिएगा, चौसा का युद्ध। कई बार एग्जाम में पूछा गया इनके बारे में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चौसा का जो युद्ध था यह कब होता है? चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य जो है चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि चौसा का जो युद्ध था 1539 ईस्वी में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जीतता है और हुमायूं हार जाता है। फिर इसके बाद एक और युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, इसको हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इसको हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह आपका 1540 में होता है। अगेन इस युद्ध में जो है शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और इस युद्ध में हारने के बाद जो हुमायूं था वह अपनी जान बचाकर ईरान की तरफ भाग गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ये दो युद्ध बहुत बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आपको याद रखना है। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, ये दोनों युद्ध आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होते हैं और दोनों युद्ध में आपका जो हुमायूं था वह बुरी तरह से हार जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गुजरात विजय को हमने देख लिया है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी को किसने लिखा है? आईने अकबरी को किसने लिखा है? तो आईने अकबरी को किसने लिखा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अबुल फजल के द्वारा जो है आईने अकबरी को लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। आपको पता होगा पानीपत का जो दूसरा युद्ध था यह 1556 ईस्वी में हुआ। तो इस युद्ध यह जो युद्ध था किसके बीच हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमू के मध्य होता है तथा इसमें हेमू बुरी तरह से पराजित हो जाता है और इसी युद्ध के बाद जो अफगानों की सत्ता थी वो पूरी तरह से भारत से समाप्त हो जाती है। पानीपत के दूसरे युद्ध में हारने के बाद जो अफगान थे उनकी जो सत्ता थी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है तथा यह जो आपका द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू के मध्य हुआ था और हेमू इसमें पराजित हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने कब से कब तक शासन किया था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक जो है अकबर शासन करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अकबर के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध मुगल शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी आपको बताना है। तो चांद बीबी का संबंध हो जाएगा अहमदनगर से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अहमदनगर राज्य से संबंधित थी चांद बीबी। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था को किसके द्वारा शुरू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो अकबर के द्वारा, आप याद कर लीजिएगा, अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, अकबर वाला, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था, आपसे पूछा जाए तानसेन का संबंध किसके दरबार से है? तो तानसेन का जन्म सबसे पहले आप जान लीजिए ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया था तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। तो तानसेन का वास्तविक नाम था
तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तथा ग्वालियर में जन्म हुआ था तानसेन का। तथा तानसेन किसके दरबार से संबंधित थे? तो तानसेन का संबंध हो जाएगा अकबर के दरबार से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको पता होगा अकबर के दरबार में जो है नवरत्न रहा करते थे। ये नवरत्न कौन कौन से थे मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन नवरत्नों में से एक था तानसेन, आपको पता होगा। तो पहले थे आपके अबुल फजल, दूसरे हो जाएंगे फैजी, तीसरे हो जाएंगे तानसेन, चौथे हो जाएंगे बीरबल, इसके बाद पाँचवें हो जाएंगे टोडरमल, छठे हो जाएंगे राजा मान सिंह, सातवें हो जाएंगे अब्दुल रहीम खान खाना, आठवें हो जाएंगे फ़कीर अजीउद्दीन और नौवें हो जाएंगे मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न रहते थे अकबर के दरबार में, जिनमें से एक थे आपके तानसेन, जिसके बारे में आपको याद रखना है। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुगल काल की राजभाषा यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फारसी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर के द्वारा जो है सती प्रथा की भर्त्सना की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो मैंने आपको बताया था पहले ही प्रश्न में, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसी के बाद जो है इसी युद्ध में जीतने के बाद जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरम पर थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो जहांगीर, आप याद कर लीजिएगा, जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से लेके 1627 के मध्य, 1605 से लेके 1627 के मध्य जो है जहांगीर मुगल शासक था। और इसके शासनकाल में जो है जो मुगल चित्रकारी थी वह अपने चरम पर थी। इसके शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का विश्राम काल भी कहा जाता है, यानी कि स्थापत्य कला एकदम नगण्य हुई थी, इसका विकास एकदम नगण्य हुआ था। इस कारण से जो है जहांगीर के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का विश्राम काल भी कहते हैं। वहीं इसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी उसका बहुत ही अधिक विकास हुआ था, जिस कारण से जो मुगल मतलब जो जहांगीर था इसके शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वहीं स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है हम कहते हैं शाहजहां के शासनकाल को। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? आपसे पूछा जा रहा है। तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी है, जिसका नाम है अकबरनामा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपने दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? तो इस मुगल शासक का नाम है बाबर। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? आपसे पूछा जा रहा है इसमें से। तो शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? उसका प्रशासनिक सुधार, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका जो प्रशासनिक सुधार था, शेरशाह सूरी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सुधार किए गए थे, प्रशासनिक सुधार किए गए थे। इसी कारण से जो है शेरशाह सूरी को जो है महान प्रशासक भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा शेरशाह सूरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था फरीद खान। आप याद देखिएगा, इसका जो नाम था वह था फरीद खां। फरीद खां जो है इसका नाम था। तथा यह लोहानी शासक बहार खां के यहाँ नौकरी करता था। तथा जो लोहानी शासक बहार खां था, इसने जो है इसे शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो शेरशाह सूरी था, इसने हुमायूं को पराजित कर कुछ समय के लिए अफगान सत्ता की स्थापना पुनः कर दी थी भारत में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मैंने आपको मतलब 2 युद्ध हुए थे हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। पहला युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। मैं आपको बताता हूँ चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था किसके? हुमायूं और आपके शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह से पराजय होती है चौसा के युद्ध में।
फिर इसके बाद एक और युद्ध होता है अगले साल 1540 में। 1540 में युद्ध होता है आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, दोनों एक ही हैं, या तो कन्नौज कह लीजिए या तो बिलग्राम का युद्ध कह लीजिए। आपके 1540 में होता है शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, तथा इस बिलग्राम के युद्ध में या इस कन्नौज के युद्ध में जो हुमायूं था उसकी बुरी तरह से, एकदम बुरी तरह से पराजित हो जाता है हुमायूं, और अपनी जान बचाकर यह ईरान की तरफ भाग जाता है। और इसी युद्ध के बाद जो है शेर शाह सूरी जो था उसके द्वारा कुछ समय के लिए अफगान राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तथा जो शेर शाह सूरी था यह 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक की शासन कर पाता है, क्योंकि इसकी जो है मृत्यु 1545 ईस्वी में ही हो जाती है शेर शाह सूरी की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका जो मृत्यु थी 1545 ईस्वी में हो जाती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया यहाँ पे, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? हुमायूं नामा का लेखक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। हुमायूं नामा किसने लिखा है आपको बताना है। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा लिखा गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, गुलबदन बेगम। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो वह किस नाम से जाना जाता है जो अनुवाद फारसी भाषा में महाभारत का किया गया था? तो महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद था इसको हम रज्मनामा के नाम से जानते हैं। रज्मनामा इस प्रकार से लिखा जाएगा, रज्मनामा आपका रज्मनामा। तो यह जो है फारसी भाषा में अनुवाद था किसका? तो महाभारत का। किसके द्वारा किया गया था? तो फैजी के द्वारा किया गया था। फैजी के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा किया गया था और इसका अनुवाद जो है, बस इतना आप याद रखिएगा, रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? सैयद भाइयों को गिराने में किस मुगल सम्राट का हाथ था आपसे पूछा जा रहा है। तो किसका हाथ था सैयद भाइयों को गिराने में? तो सैयद भाइयों को गिराने में किसका हाथ था? तो मोहम्मद शाह का हाथ था, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद शाह जो था यह आपका उत्तरवर्ती मुगल शासक था, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो कमज़ोर शासक आए थे मुगल सम्राट के, उनमें से एक था आपका मोहम्मद शाह। इसी के द्वारा जो है सैयद बंधुओं को जो है गिराया गया था, उनके मतलब उनकी सत्ता को, उनके वर्चस्व को कम किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा मोहम्मद शाह को जो है रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है। जब हम लेटर मुगल एरा पढ़ेंगे, उत्तरवर्ती मुगल काल साम्राज्य पढ़ेंगे, तो उसमें जो है इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे। सिर्फ इतना ही पढ़िए कि जो सैयद बंधु थे, इस सैयद बंधुओं का नाम क्या था, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो सैयद बंधु थे इनका क्या नाम था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इन दोनों को जो है सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता था। ये जो उस समय थे जब उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य चल रहा था, तो उसमें ये सत्ता में उलट फेर करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। जिसको चाहिए राजा बना देते, जिसको चाहिए राजा के पद से गिरा सकते थे। उस समय इनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था सैयद बंधुओं का। तो इन्हीं सैयद बंधुओं को जो है बाद में इनके वर्चस्व में कमी कर दी गई थी। इनको जो है मरवा दिया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला के नाम से भी जानते हैं, रंगीला बादशाह भी इसको कहा जाता है मोहम्मद शाह को। यह आपका उत्तरवर्ती मुगल शासक था मोहम्मद शाह। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था आपसे पूछा जा रहा है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम जफर के नाम से भी जानते हैं, यह आपका अंतिम मुगल सम्राट था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम जफर के नाम से भी जानते हैं, यह अंतिम मुगल सम्राट था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति में जो है साथ देने के लिए इसको जो है अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। वहीं पे इसकी मृत्यु भी हो जाती है बहादुर शाह जफर की, तथा यह अंतिम मुगल बादशाह था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। टोडरमल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है।
अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था इबादत खाना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इबादत खाना। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो मैंने नवरत्न जो आपको बताया है ना, नवरत्न जो थे, इन नवरत्नों में से दो ये भी थे, तानसेन और बैजू बावरा नवरत्नों में नहीं था। आपका जो तानसेन था यह सिर्फ नवरत्नों में था और बैजू बावरा उस समय रहता था तथा इसका जो यह किसके शासनकाल से संबंधित था? तो बैजू बावरा और तानसेन ये आपके संबंधित हो जाएंगे किसके शासनकाल से? तो आप याद कर लीजिएगा, ये दोनों का संबंध हो जाएगा अकबर के शासनकाल से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा अकबर के शासनकाल में जो तानसेन था उस समय नवरत्नों में से एक था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा बैजू बावरा भी उस समय था जो काफ़ी विख्यात था, अकबर के शासनकाल से संबंधित बैजू बावरा भी है। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ना, ऑप्शन जो आपका डी वाला दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर के शासनकाल से। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो इस युद्ध का क्या नाम है? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद जो है जो बाबर था इसने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था और युद्ध जीतने के उपरांत जो है गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि को भी ग्रहण किया गया था बाबर के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। अब यहाँ पे खानवा के युद्ध की बात हो रही है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। बाबर के द्वारा भी बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, जिनमें से मैंने एक युद्ध तो आपको बता ही दिया है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके साथ ही जो बाबर था इसने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। फिर इसके बाद अन्य युद्ध भी लड़े जाते हैं, जैसे बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध होता है। तो खानवा का जो युद्ध था बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ 1527 ईस्वी में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद मेदिनी राय के साथ बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया 1528 में। चंदेरी का जो युद्ध था यह 1528 ईस्वी में हुआ मेदिनी राय और बाबर के मध्य। इसके बाद अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध भी लड़ता है, घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य होता है 1529 ईस्वी में। तो ये सारे युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़े गए थे। खानवा का युद्ध लड़ा गया था, किसके मध्य था खानवा का युद्ध? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। मेदिनी राय और बाबर के साथ हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में, और अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में बाबर का। तो ये इंपॉर्टेंट युद्ध थे जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद जो बाबर था इसकी मृत्यु कब होती है? 1530 में जो है बाबर की मृत्यु होती है। और बाबर को कहाँ पर दफनाया गया है? तो बाबर को काबुल में दफनाया गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाबर जो है इसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। यह आत्मकथा है किसकी? बाबर की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका है खानवा का युद्ध। कब हुआ था खानवा का युद्ध? तो आपका 1527 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? आपसे पूछा जा रहा है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फरगना का। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं थे, यानी कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने इसमें से आमंत्रित नहीं किया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, इसने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। बाकी के तीनों जो है इनका हाथ था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में। तो इनमें से कौन कौन था? तो इनमें से पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी हो जाएगा।
इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी हो जाएगा, और इसके बाद मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इन तीनों ने जो है बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने हो जाएगा, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां जो था इसने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे शाहजहां, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे शाहजहां के बारे में ये कुछ बात कर लेते हैं। शाहजहां का जो टाइम पीरियड था इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो शाहजहां का शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारी इमारतें बनवाई गई थी। जैसे कौन कौन सी इमारतें? तो दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला हो गया, और जामा मस्जिद हो गई दिल्ली की, आगरा की मोती मस्जिद हो गई। इन सभी का जो निर्माण है यह शाहजहां के शासनकाल में ही किया गया था, जिस कारण से शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा जो मयूर सिंहासन था जिसको हम तख्त-ए-ताउस के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। तथा शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया था? तो जो शाहजहां था इसने 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अकबर का जो संरक्षक था इसका नाम था बैरम खां। ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरम खां जो था यह अकबर का संरक्षक था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक जो अकबर था वह बैरम खां के संरक्षण में था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर का शासनकाल मैंने आपको बताया था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है अकबर शासन करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो बैरम खां था, बैरम खां जो था यह अकबर का वकील भी था, और इसके अलावा बैरम खां का एक बेटा भी था जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। उसका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना जो था यह बैरम खां का पुत्र था, तथा यह नवरत्नों में से एक था अकबर के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? इसमें से कौन से स्थान पर नादिर शाह के द्वारा चढ़ाई नहीं की गई थी आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? तो इसमें से कन्नौज पर जो है चढ़ाई नहीं की गई थी नादिर शाह के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे बनाए जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की गई? तो किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण के परंपरा की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाबर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाबर के द्वारा जो है ऐसे बाग बगीचों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की गई जिसमें बहता पानी हो। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका ए वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुक ए बाबरी जो मैंने आपको बताया था, जिसको हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं, यह एक आत्मकथा है। किसकी है? तो बाबर की यह आत्मकथा है। तथा यह किस भाषा में लिखी गई है बाबर की आत्मकथा? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी आपसे पूछा जाए। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा, महेश दास को जो है राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। बीरबल जो था यह अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया था? इसका कारण क्या था आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसका कारण हो जाएगा, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। निरंतर
तो औरंगजेब ने जो है अपने शासनकाल में लगातार युद्ध किए थे, जिस कारण से यह ज़्यादातर भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक जो है औरंगजेब ने शासन किया था। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। तथा औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। जो इसका राज्याभिषेक था यह 2 बार हुआ था। तो इसके बारे में बस इतना याद रखिए आप। बाकी के जो भी प्रश्न बनेंगे औरंगजेब से रिलेटेड उनको हम आगे हम डिस्कस कर लेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप जो औरंगजेब था इसने सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी दिल्ली में हत्या भी करवा दी थी 1675 ईस्वी में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है औरंगजेब ने बीबी का मकबरा भी बनवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा औरंगजेब के समय जो हिंदू मनसबदार थे उनकी संख्या भी सबसे अधिक थी। इसके अलावा जो औरंगजेब था यह एक वाद्य यंत्र बजाता था जिसका नाम था वीणा। तो वीणा जो है बहुत अच्छा बजाता था औरंगजेब। तो इसके बारे में आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वीणा जो है औरंगजेब काफ़ी अच्छा बजाता था। और 1607 ईस्वी में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में आपको बस इतना याद रखना है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया है 2 बार राज्याभिषेक किसका होता है, तो औरंगजेब का होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहला इसका राज्याभिषेक होता है 1658 ईस्वी में और दूसरा इसका राज्याभिषेक होता है 1659 ईस्वी में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में मिलेगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो अकबर का जो राज्याभिषेक था यह कलानौर पंजाब में हुआ था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कलानौर पंजाब में जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1656 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपका ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कलानौर पंजाब में आपको मिलेगा, यहीं पे अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो इस तरह से पार्ट 1 जो था मुगल साम्राज्य के इंपॉर्टेंट MCQs का उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।